तो आज के इस सेशन में मैं आपको कराने जा रहा हूँ एमवीसी का आज फर्स्ट क्लास है आपका। तो मैं आपको पहले एमवीसी के बारे में बता देता हूँ कि एमवीसी क्या होता है और एमवीसी के अंदर में हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह का ये आर्किटेक्चर होता है और एमवीसी के लाइक व्यूज़ क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एमवीसी स्टैंड फॉर मॉडल्स, व्यू एंड कंट्रोलर्स। यानी कि क्या है मॉडल, व्यू, कंट्रोलर का मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे जो 3 टायर आर्किटेक्चर हम बनाते हैं, जो आप लोग आर्किटेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर और एन टायर, तो यहाँ डायरेक्टली आप 3 टायर आर्किटेक्चर डेवलप कर सकते हो। वैसे आप 3 टायर आर्किटेक्चर चाहो तो ASP.NET में भी बना सकते हो, लेकिन ASP.NET में आर्किटेक्चर को बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें मैनुअल करना पड़ेगा। लेकिन एमवीसी आपका जो ASP.NET ने आपको एक अप्रोच दिया है। इस अप्रोच के थ्रू आपको जो आर्किटेक्चर मिलता है ना, वो डायरेक्टली 3 टायर आर्किटेक्चर मिलता है। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपको ASP.NET में करना पड़ता था। यहाँ पे आपको उतना मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो आपको एमवीसी अगर आर्किटेक्चर का बनाना है, करना है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिस्टम के अंदर में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए। और एमवीसी जो है आपका 2015 के बाद जितने भी मॉडल्स आए उसके अंदर एमवीसी हैं। यानी कि अगर आप 2015 यूज़ करते हो तो आपको एमवीसी मिलेगा, 15, 17, 19 और अभी 22 आ गया, 22 में भी है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप 19 में ही करो इसे, क्योंकि 19 के अंदर में आपकी सारी चीज़ें हैं जो आपको कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे गूगल पे जाओ और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखो विजुअल स्टूडियो 2019 विजुअल स्टूडियो 2019 डाउनलोड्स। और मिनिमम अगर मैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो, सिस्टम रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर आपका प्रोसेसर होना चाहिए मिनिमम। ये जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम है। मैक्सिमम इससे ऊपर जितना होता है वो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, मतलब उसका जो एफिशिएंसी होगा उसके से ज़्यादा प्लस होगा। तो 1.8 मिनिमम होना चाहिए, 2 GB ऑफ रैम होना चाहिए और 2 से 8 GB तक वो रिकमेंडेड है। कितना भी हो, इससे ज़्यादा भी अवेब हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 2.5 GB मिनिमम ऑफ रनिंग ऑफ वर्चुअल मेमोरी। जो वर्चुअल मशीन का जो मेमोरी होती है उसका इतना स्पेस चाहिए, 2.5 GB, ठीक है। और अगर आप हार्ड डिस्क की बात करते हो तो कम से कम आपके पास 220 GB का हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ रिक्वायरमेंट हटाओ। अगर आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर दे, डाउनलोड पे कीवर्ड आप सेलेक्ट कर लेना, देखोगे डायरेक्टली आपका माइक्रोसॉफ्ट का साइट ओपन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे आप जाके यहाँ से ये देखो, ये रिलीज़ हो चुका है 2022। आपको यहाँ से कम्युनिटी को डाउनलोड कर लेना है। तो कम्युनिटी को जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक छोटा सा EXE फाइल डाउनलोड होगा। फिर आप EXE फाइल को एग्जीक्यूट कराओगे तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलेशन का एक विजार्ड ओपन होगा, जिसमें से आपको सबसे पहला वाला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है ASP.NET। जैसे मैंने देखो ये एक EXE डाउनलोड हो गया है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास एक इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर में बहुत सारे कंटेंट होंगे, जिसमें से मुझे ASP.NET को सिलेक्ट करना है। अब चूँकि मेरे इस कंप्यूटर लैपटॉप में है ऑलरेडी, तो ये इंस्टॉलर पहले वो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आपके पास वो एक होम स्क्रीन ओपन होगा जिसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इस सारे कंपोनेंट को डाउनलोड करने जाओगे तो ये अराउंड 40 GB के अराउंड का स्पेस लेता है पूरा। लेकिन आपको इसमें से सिर्फ आपको ASP.NET को डाउनलोड फ़िलहाल करना है। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे उस चीज़ को आप अपडेट कर सकते हो इसी पैनल में जाके। यानी कि एक बार आपने इस सिस्टम में इंस्टॉलर डाउनलोड कर लिया तो आप यहाँ पे स्टार्टअप में जाके विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर लिखोगे तो जो भी अभी खुल के आएगा आपके पास जो विंडो, वो विंडो डायरेक्टली खुल जाएगा। उससे आप अपने विजुअल स्टूडियो को अपडेट भी कर सकते हो। कल के डेट में कुछ और नई चीज़ें अगर ऐड करनी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। यही अगर आप 2015 में करते हो या 15 में करते हो तो आपको मैनुअली ये चीज़ ऐड करनी पड़ती है एमवीसी के ऑब्जेक्ट को। पूछ सकता है कि बता सकता हूँ। हाँ, तो देखो ये आपका इंस्टॉलर ओपन हो रहा है। इंस्टॉलर के अंदर में देखना जो जो मेरे पास कंपोनेंट में इंस्टॉल्ड है उसको ये एनालिस कर रहा है। एनालिस करने के बाद ये बता देगा कि ये आपका इंस्टॉल्ड है, इसके अलावा आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास में कि आपने 2019 आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि 2.84 GB
डाउनलोडिंग साइज़ है जो आपका हो चुका है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और अपडेट करने के बाद आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। मैं क्लोज़ करना तो अभी मैं क्लोज़ कर, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल हो चुका है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये इंस्टॉल है, ये दिख रहा है। अगर आपके पास फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करते हो तो आपको यहीं पे इंस्टॉलर पे बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे। पहला तो आपको ASP.NET का कंपोनेंट मिलेगा, आपको उस पर टिक करना है और यहाँ पे कोने में एक बटन होगा इंस्टॉल का, जो कि मेरे इस सिस्टम में अभी फ़िलहाल 2 हैं, 17 भी है, 19 भी है, दोनों आपको शो हो रहा है और अवेलेबल है आपके पास में। जो चीज़ें हैं वो दिखा रहा है आपके पास, आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ये आपको नहीं दिखेगा फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करते हो। तो फर्स्ट टाइम की जो विंडो आएगी आपकी, वो आएगी यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा ASP.NET, उस पर टिक करने का ऑप्शन होगा। उसके बाद मरीन होगा, उसके बाद विंडोज़ डेवलपमेंट टूल होंगे, अज्यूर होगा। तो उसमें से सिर्फ आपको ASP.NET को टिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जो कि आपका 2 से 3 GB का स्पेस लेगा, ठीक है। इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से आप टाइप करोगे विजुअल स्टूडियो। यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो टाइप करते हो। ये मेरा exe फाइल है, इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। ये स्प्लैश फॉर्म है जो आपको बता रहा है आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, विजुअल स्टूडियो 2019 आपका वर्जन है, आपका स्प्लैश फॉर्म है। उसके बाद ये जो फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म के थ्रू आप एक नए एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हो और पुराने एप्लीकेशन को भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे रिसेंटली जो मैंने भी काम किया हुआ है वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। और अगर आप चाहते हो गेट स्टार्टेड विथ न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो एक नया प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि विजुअल स्टूडियो क्या है, एक ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है, वैसे ही आपका विजुअल स्टूडियो भी प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हो, देखो उसके पहले और भी है, जैसे यहाँ पे क्लोन और रिपोजिटरी। अगर आप सपोज़ कर लो, बहुत जैसे कंपनीज़ वगैरह में होता है कि आपको आपका खुद का लैपटॉप है, लैपटॉप आपका है, वो क्या करेंगे, एक अपना क्लोन रिपोजिटरी क्लोन क्रिएट कर देंगे। जो आप तुम काम करोगे ना, वो नेट के थ्रू उस क्लोन पे काम करोगे। मतलब वो डेटा जो है तुम्हारे पास सेव नहीं होगा, वो क्लोन सर्वर पे सेव होगा। जैसे कि गिट हब हो गया, एक गिट हब है। गिट हब जो है एक क्या है, एक रिपोजिटरी सर्वर है जहाँ पे आप परचेज भी होता है और डेवलपर्स के लिए फ्री भी होता है। तो आपको फ्री में आपको कुछ स्पेस देता है, आप वहाँ पे चाहो तो अपना प्रोजेक्ट उस सर्वर पे ही बना सकते हो, जिससे क्या होता है एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं काम करूँगा तो मैं अपने लैपटॉप में ही काम करूँगा ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस रिपोजिटरी पे मैं काम करूँ, तो यहाँ पे क्लोनिंग क्रिएट करके यहीं से काम कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले वहाँ पे क्रिएट करना होगा अपना रिपोजिटरी। जैसे गिटहब के अंदर में हो गया, अज्यूर हो गया, इसके रिपोजिटरी में जाएगा। हाँ ये आपके, हाँ गिटहब में जैसे अभी लोकल सर्वर में बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लोकल सर्वर में यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका क्लोन क्रिएट करना, ये मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ। या किसी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए है, ये फोल्डर के थ्रू ओपन करने के लिए है, ये सोल्यूशन फाइल होती है आपकी विजुअल स्टूडियो की, उस सोल्यूशन फाइल के थ्रू ओपन करने के लिए। और ये आपका क्रिएट प्रोजेक्ट। तो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। क्रिएट प्रोजेक्ट में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस भी चाहिए, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो ये आपके देखो यहाँ पे क्या है, रीसेंट जो टेम्पलेट, ये टेम्पलेट्स हैं जो रीसेंट टेम्पलेट्स हमने यूज़ किए हुए हैं, और ये आपके सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस हैं, आप फ़िल्टर कर सकते हो, तो आपको चाहिए स्पेसिफिक। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, C# है, C++ है, F# हो गया, पाइथन हो गया, सो मेनी लैंग्वेजेस देयर। आप चाहो तो कुछ अपना लैंग्वेज और भी ऐड, इसके अलावा भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ये आपके प्लेटफॉर्म है, ये सारे प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो और सारी टेक्नोलॉजी के लिए आप एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो आप इसको यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए, मैं C# में वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैं आपने फ़िल्टर कर लिया, मैंने यहाँ पे C# सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने वेब सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे C# में वेब के अंदर में जितने एप्लीकेशंस मिलेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है ASP.NET फ्रेमवर्क एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप करोगे टाइप ASP.NET फ्रेमवर्क। अगर आप ASP.NET फ्रेमवर्क करते हो तो देखो आपके पास आ जाएगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। अब इस .NET फ्रेमवर्क के अंदर में देखो C# है, क्योंकि मैंने लैंग्वेज यहाँ पे पहले C# सेलेक्ट कर लिया, तो सिर्फ C# में ही लैंग्वेज के अंदर में जिस एप्लीकेशन को आप डेवलप कर सकते हो वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क C# विंडोज़ क्लाउड वेब। ठीक है, हमें इसी पार्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस पार्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नाम दे दोगे जो आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पे वेब एप्लीकेशन 28 और मैं यहाँ पे आज का डे डाल देता हूँ, संडे, राइट। तो मैं रिकॉग्नाइज़ कर पाऊँ कि ये प्रोजेक्ट हमने इसके लिए बनाया था, इस दिन बनाया था।
नाउ अगर आप चाहते हो कि जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, जो आपको स्टार्टिंग विंडो में दिखा था कि ओपन अ प्रोजेक्ट विद सोल्यूशन एक्सप्लोरर, तो ये सोल्यूशन फाइल है जो कि ये कह रहा है कि जो भी जिस लोकेशन में आपका ये बन रहा है, इस लोकेशन पे ये बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा है। आप अपना लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सोल्यूशन फाइल है वो उसी डायरेक्टरी में सेव हो जाए, तो मैं यहाँ पे टिक कर लूँगा। तो मेरी सोल्यूशन फाइल भी उसी डायरेक्टरी में सेव हो जाएगी, और मेरा लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पे। सॉल्यूशन फाइल होती क्या है? सोल्यूशन फाइल एक फ़ाइल होती है जो पूरे सोल्यूशन को कॉल करती है। मतलब एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन होता है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत सारी लाइक फोल्डर्स होते हैं। तो वो पूरा का पूरा जो सोल्यूशन होगा, जो सोल्यूशन मतलब हो गया कि नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो जो मेरे प्रोग्राम का जो नेम होगा वो क्या होगा, वेब एप्लीकेशन 28_Sundays नेम ऑफ ऐप प्रोग्राम। तो इस नाम की एक सोल्यूशन फाइल बनेगी जिसको इसका एक्सटेंशन होता है .sln। सोल्यूशन का जो फोल्डर का नाम होगा .sln फोल्डर होगा, लाइक फाइल का नाम होगा, एक्सटेंशन होगा उसका। उस फाइल को जब आप क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस के फोल्डर हैं, फाइल्स हैं, वो डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो के अंदर लोड हो जाएंगे। वो एक 1 KB का फाइल होता है जो कि पूरे के वो एप्लीकेशन को कॉल करने के लिए होता है, ओपन करने के लिए होता है। ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, आपको पहले इन्वायरमेंट खोलना होगा, उस इन्वायरमेंट के बेस पे ही आपको फिर उस पूरी फाइल को कॉल करनी पड़ेगी। वहाँ सोल्यूशन फाइल के थ्रू पूरा आप इन्वायरमेंट खोल सकते हो डायरेक्टली। तो ये हो गया आपका। उसके बाद मैं यहाँ से क्रिएट पे जाता हूँ। जब मैं क्रिएट पे जाऊँगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक एम्प्टी है, एक वेब फॉर्म है, एक MVC है, एक वेब API है, एक सिंगल पेज है। तो ये एम्प्टी का मतलब हो गया स्क्रैच, कुछ भी नहीं है, आप खुद बनाओगे। अगर आप ASP.NET एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने जा रहे हो तो आप एम्प्टी के थ्रू बना सकते हो। अगर आपको ASP.NEट एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आप वेब फॉर्म ले लो जो 2 टायर आर्किटेक्चर को डेवलप करेगा। लेकिन अगर आपको 3 टायर आर्किटेक्चर डेवलप करना है MVC, तो आपको यहाँ पे MVC सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको वेब API बनाना है तो आप वेब API सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है तो आप बना सकते हो। सिंगल पेज जो एप्लीकेशन है, जो आपने ब्लेजर के नाम से पूछा था, वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है ब्लेजर, तो आप इसके थ्रू बना सकते हो। नाउ यहाँ पे हम सेलेक्ट क्या करते हैं, MVC। यहाँ से मैंने MVC सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो MVC क्या था, मैंने आपको बताया था, इज अ मॉडल्स व्यूज़ एंड कंट्रोलर्स। यहाँ पे बहुत सारे आपको जो आपके एप्लीकेशन के एलिमेंट्स हैं ना, उसको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया 3 जगह पे। मॉडल का मतलब होता है डेटाबेस, व्यूज़ का मतलब होता है प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि UI, और कंट्रोलर का मतलब होता है कि इन व्यूज़ को और जो मॉडल है डेटाबेस है, यानी कि आपका जो पेज है उस पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन शो कराना है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं शो कराना है, वो आपका काम जो करेगा वो करेगा कंट्रोलर का। यानी कि देखा जाए तो मॉडल जो है तुम्हारा डेटाबेस हो गया, कंट्रोलर जो है इन बिटवीन द व्यूज़ एंड द डेटाबेस, यानी मॉडल और व्यूज़ के बीच में कंट्रोलर है, जो कि आप जब भी किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करते हो तो वो सबसे पहले कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर जाके वहाँ से पिक करके लाएगा मॉडल से, अगर वो उसके साथ कोई मॉडल अटैच है उसके बाद वो व्यू जनरेट करेगा। ठीक है। तो ये एक मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसको हम 3 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये मेरा पहला पेज है जो दिख रहा है आपको, ओवरव्यू पेज है, इसे आप क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे एक IDE है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर में सोल्यूशन एक्सप्लोरर भी है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ भी है, इसमें देखो गिटहब के भी हैं, जो हमने गिटहब अगर मैं रिपोजिटरी को कनेक्ट करूँगा तो वो भी है। अगर यहाँ पे एक टीम एक्सप्लोरर भी है, अगर आप एक टीम वर्क कर रहे हो तो टीम को यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। यहाँ पे आपका सर्वर एक्सप्लोरर है, सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर में तुम एक ट्रांजिशन SQL यूज़ कर सकते हो, यानी कि SQL सर्वर का जो डायरेक्ट नोड है तुम यहाँ यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू तुम डेटाबेस को के टेबल्स के अंदर में अपने को टेबल बना सकते हो, उसका स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डेटाबेस देते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटाबेस नहीं देते हैं, जो तुम्हारे पास में जो डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है उसको ही आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। अच्छा। तुम्हारे पास SQL सर्वर होना चाहिए, उस SQL सर्वर को यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे? या अज्योर भी है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास SQL सर्वर होना चाहिए। या मेरे पास SQL सर्वर ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे जाके नोट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड कनेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपके सर्वर का नाम क्या है और उस सर्वर में आपने कौन सा डेटाबेस बनाया हुआ है। उस डेटाबेस को मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ सर्वर के नाम को डालने के बाद। ठीक है। तो ये मेरा, मैं उसी को करूँगा जिसको मुझे बनाना है। तभी तो मेरे को एप्लीकेशन सोचना पड़ेगा, पहले तो मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं इसको वहाँ पे कॉल करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या होगा उसके अंदर में। उसके बाद आपके पास यहाँ पे टूल बॉक्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे, लाइक जो आपको फॉर्मेटिंग के लिए, UI के लिए चाहिए।
लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम व्यूज़ को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको टूल्स एज सच HTML टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो ये जो बेसिकली जो मैंने आपको पार्ट्स बताया, प्रॉपर्टीज़ विंडो, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, गिटहब, चेंजर्स एंड टीम एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर, टूल बॉक्स, और इसके जब इसको रन कराओगे तो तुम्हारे को एरर लिस्ट विंडो भी मिलेगा, कमांड विंडो भी मिलेगा, आउटपुट विंडो मिलेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं IDE, ID का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आपको एक ऐसा मिडिल वेयर का आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है जिसके थ्रू आप सिस्टम से इंटीग्रेट हो रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोलर बेसिकली क्या है, इंटरमीडिएट है बिटवीन द व्यू एंड द मॉडल। उसी तरह से जो IDE, दीज कंपोनेंट्स आर हेल्प टू बिल्ड अ सिस्टम, बिल्ड अ प्रोग्राम। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पे आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टास्क इसका है वो है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन एक्सप्लोरर इज़ अ विंडो जहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोर हो रहा है। ये देखो सोल्यूशन का नाम है ये, और इसकी कुछ फाइल्स हैं इसके अंदर में। तो सबसे पहले है कनेक्टेड सर्विसेज, जो भी जैसे आप गिटहब से कनेक्ट करते हो, अज्यूर से करते हो, डेववुड से करते हो, तो ये आपके कनेक्टेड सर्विसेज आपको दिखेंगी। प्रॉपर्टीज़ मतलब प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टी, किसी चीज़ की अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, इस एप्लीकेशन की अपनी प्रॉपर्टी होगी जिसमें assemblyinfo.cs के नाम से एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर में इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताएगा कि इस एप्लीकेशन के का नाम क्या है, इसका वर्जन क्या है, इसके अंदर में इसका जो जब ये कंपाइल हुआ तो इसका कौन सा असेंबली का वर्जन क्रिएट हुआ, वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, बाद में जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी ऐसा की कोई ज़रूरत नहीं है। रेफरेंसेस है मतलब नेम स्पेसेस, जो इनिशियली नेम स्पेसेस आपको चाहिए वो ऑलरेडी इसमें इन्होंने ऐड किया हुआ है। जैसे सिस्टम जैसे ड्राइंग हो गया, कोर हो गया, डेटा हो गया, डेटाबेस के लिए तो ऑलमोस्ट सारे होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम इसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ डेटा नाम से एक फोल्डर है। बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन का डेटा का नाम मतलब हो गया डेटाबेस। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन डेटा है मतलब समझ लो कर लो कि यहाँ पे हो गया एप्लीकेशन का डेटाबेस। जब हम एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस बनाते हैं ना तो उसके साथ दो फाइलें बनती है, एक MDF और LDF। इन दोनों फाइलों को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और MDF और LDF फाइल को किसी भी जगह पे आप उसको कॉल करोगे तो आपका डायरेक्टली डेटा के साथ, डेटाबेस के साथ विथ डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। बताऊंगा मैं आगे कैसे करेंगे उसको। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन स्टार्ट नाम से एक फोल्डर होता है। जो एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा तो कुछ रिसोर्सेज उसको चाहिए। तो एप्लीकेशन स्टार्ट के अंदर में दो फाइलें होती हैं, 3 फाइलें हैं इसके अंदर में। एक तो है रूट कॉन्फ़िग। रूट कॉन्फ़िग का मतलब होता है जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसके अंदर में बहुत सारे रूट्स होंगे। एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो तो आपको बहुत सारी रूट्स होंगी इसके अंदर में, जैसे कि आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं। अब इसके अंदर में यहाँ पे ये रूट कॉन्फ़िग फाइल जो होता है वो रूट कराता है कि एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज कौन सा होगा। क्योंकि जब भी हम इसको एप्लीकेशन को जब बनाते हैं तो यहाँ बनाने के बाद मेरा एक होम पेज होगा और एक कंट्रोलर पेज होगा, तो वो बताएगा इसके अंदर। जैसे यहाँ पे देखो कंट्रोलर का नाम यहाँ पे होम दे रखा है और एक्शन का नाम यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है। और जो आईडी जा रही है वो आईडी इसकी पैरामीटर ऑप्शनल है, मतलब आईडी नहीं है इसलिए ऑप्शनल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या है, यहाँ आपको बता रहा है इसको रूट को हम आगे कन्फिग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा इसमें कैसे होता है। तो रूट कन्फिग करता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, एक बंडल कन्फिग नाम से फाइल है। बंडल क्या कर रहा है, जब हम कोई भी एप्लीकेशन को रन कराते हैं ना तो उसके साथ बहुत सारे बंडल इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे कि उसके साथ कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी उसके साथ में जब आप एक एप्लीकेशन को रन कराते हो तो आप बहुत सारे CSS की फाइल आती है, जिसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल कहते हैं। बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी कॉल होती है जो डिज़ाइनिंग एट्रीब्यूट को से रिलेटेड होती हैं। तो अगर मैं सारी फाइलों को 1 बाय 1 कॉल करने लगूँ तो वो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ उसका बंडल बना लेते हैं। ठीक है, हमने बंडल बना लिया कि जब मैं ये कॉल करूँ ना इस एप्लीकेशन को, जब इस पेज को कॉल करूँ तो उस पेज में CSS की ये 4 फाइलें हैं, चारों फाइलें कॉल हो जाएंगी। तो क्या होगा, तो बंडल डॉट कॉन्फिग फाइल से ये क्या करता है, चारों फाइल ऑटोमेटिकली आपकी कॉल हो जाएंगी। तो आपने क्या किया, एक बंडल बना के उसका एक बंडल का नाम ले लिया, उस बंडल के नेम को आपने कॉल किया तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी फाइलें, बंडल्स ऑफ फाइल्स आपकी कॉल हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बंडल फाइल होती है। और एक होता है फिल्टर डॉट कॉन्फिग। फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर के अंदर में मान लो मैं सपोज़ कर लो मैं यूज़र लेवल का ऑथेंटिकेशन लगाना चाहता हूँ या फिर सिस्टम लेवल पे ऑथेंटिकेशन लगाना चाहता हूँ, तो ये फ़िल्टर फाइल में हम लगा सकते हैं। मतलब यूज़र को फ़िल्टर कर सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को फ़िल्टर कर सकते हैं। इस तरह की फ़िल्टर फाइल होती है जो कि आपकी दोनों एप्लीकेशन स्टार्ट वाले फोल्डर में होगी। उसके बाद कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब होता है जितने भी CSS की फाइल होगी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, बूटस्ट्रैप,
जो रिस्पॉन्सिव बनाती है। जब आप इसको रन कराते हो तो मोबाइल व्यू अलग खुलता है, वेब व्यू अलग खुलता है, लैपटॉप व्यू में अलग खुलेगा। तो ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, ये कंटेंट के अंदर में बूटस्ट्रैप फाइल होती है जो ऑलरेडी इसके अंदर में रखी हुई जब है, यहाँ bootstrap.css। बनाने का है सर, फिर बाहर में भी हम लोग को ऑप्शन मिलता है कि विंडो के लिए बनानी है, मोबाइल के लिए बनानी है, वो अलग से मिलता है। वो तो एप्लीकेशन का टाइप है ना। आपने एप्लीकेशन बना दिया कि हाँ आपको बनानी है वेबसाइट बनानी है, तो आपने वेब एप्लीकेशन तो ले लिया, लेकिन जो यूज़र है उसको तो सर्वर पे होस्ट कर रहा है ना, वो तो यूज़र उसको मोबाइल पे भी खोल सकता है, लैपटॉप पे भी खोल सकता है। तो ये इस फाइल से वो उस एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बना रहा है, वो एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बना रहा है कि अगर आप इसको इस डिवाइस में खोलोगे तो मैं इस रिस्पॉन्सिव में उसका कहीं ऐसा कोई पेज कटेगा नहीं, लाइक कहीं से उसकी जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी उसी तरह से दिखेगी जो आपकी वेब में दिख रही है। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। तो इस तरह से कंटेंट फोल्डर होता है। उसके बाद एक अब आ जाओ मेन पे, जो कंट्रोलर नाम से फोल्डर है। कंट्रोलर नाम से एक फोल्डर होगा जो कि आपके लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके रखेगा, जो कि व्यूज़ बनाएगा। कंट्रोलर ही व्यू बनाता है, जो कि ऑलरेडी देखो यहाँ पे कुछ व्यूज़ बने हुए हैं, मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। एक फॉन्ट नाम से है जिसमें बहुत सारे फॉन्ट्स होंगे। आप चाहो कि कोई हिंदी फॉन्ट ऐड करना है, जर्मन फॉन्ट ऐड करना है, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है मॉडल। मॉडल मतलब मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स, यानी कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर। जैसे हमारे टेबल का स्ट्रक्चर होगा मेरे यहाँ पे होंगे। उसके बाद आपका आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है आपका सारे जितने भी जावा स्क्रिप्ट है उसकी सारी फाइल यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर में स्टोर होती हैं। व्यूज़ होते हैं, मतलब जो आपका आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो व्यूज़ के हिसाब से होते हैं जो आप यूज़र को बनाना चाहते हैं। अब ये क्या होता है कि जो व्यूज़ जो आपके बनते हैं ना, व्यूज़ के अंदर में जो मेरा कंट्रोलर होता है उसी के हिसाब से व्यूज़ बनता है। अगर आप देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, जो आपका कंट्रोलर क्लास है, इस कंट्रोलर के नाम से, कंट्रोलर के अंदर में कंट्रोलर का नाम क्या है, होम कंट्रोलर। ये कंट्रोलर जो कीवर्ड होता है ये साइलेंट कीवर्ड होता है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपके पास जो मेन आएगा वो आएगा होम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्रोलर आएगा आपका, वो कंट्रोलर किसके नाम से आएगा, कंट्रोलर के अंदर में जो ये कंट्रोलर जो है वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। होम कंट्रोलर .cs के नाम से एक फ़ाइल होगी, और जो कंट्रोलर के नाम से जो आपके पास फाइल होगी सेम उसी के नाम से आपके व्यूज़ में जनरेट होगी। देखो आपको होम के नाम से फोल्डर मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को देखोगे, होम कंट्रोलर को मैं खोलता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले नेम स्पेस दिख रहा है। नेम स्पेस के बाद आया है नेम स्पेस, जो आप बना रहे हो अभी वो भी एक नेम स्पेस है। तो देखो यहाँ पे नेम स्पेस वेब एप्लीकेशन का नाम .कंट्रोलर आ रहा है। मतलब क्या, ये जो क्लास है ये ड्राइव्ड है, ये जो एप्लीकेशन है वो ड्राइव्ड किससे है, कंट्रोलर क्लास से। और इस क्लास का नाम क्या है, होम कंट्रोलर। और उस होम कंट्रोलर के अंदर में क्या आ रहा है, होम कंट्रोलर के अंदर में आ रहा है कंट्रोलर कीवर्ड। कंट्रोलर के अंदर में सारी चीज़ें आपकी कंट्रोलर के अंदर में आ रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी कंट्रोलर के अंदर में आ रही हैं। कॉन्फ्रेंस में है बहुत सारे 3 लोग हैं, कर लो सब लोग। दिक्कत ये है ना, फिर पॉज नहीं होता। कॉलेज पे रहने का तो ये कंट्रोलर देखो, ये मेन एक कंट्रोलर से है, यानी कि आपका जो होम कंट्रोलर है ये नाम है। और इस कंट्रोलर के अंदर देखो क्या है, एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट होता है मेथड। एक्शन रिजल्ट जो है ये मेथड है। इस मेथड का जो नाम है वो क्या है, इंडेक्स। और जो ये एक्शन मेथड है वो रिटर्न क्या कर रहा है, व्यू रिटर्न कर रहा है। जो एक्शन मेथड जो है वो व्यू रिटर्न कर रहा है। तो एक व्यू रिटर्न ये कर रहा है, इसका मतलब जो व्यू रिटर्न कर रहा है उसी के नाम से तुम देखोगे यहाँ पे व्यू तुम्हारा बना होगा। यानी कि होम के अंदर जाओगे तो एक इंडेक्स के नाम से व्यू बना हुआ है। ये देखो, ये इंडेक्स का व्यू है। उसी तरह से एक अबाउट का व्यू है, तो अबाउट का देखो यहाँ पे व्यू है, ये वाला अबाउट का व्यू बना हुआ है। और उसी के नाम से नीचे एक और बना हुआ है कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट का व्यू है। जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखी होगी। जो मतलब पेज है, ये पेज एक तरह से, ये पेज है, ये एक तरह से एक व्यू पेज बना रहे हो जिसके अंदर जो ये कंटेंट आप लिखोगे वही कंटेंट आपकी वहाँ पे शो करेगा। तो ये तो बाई डिफ़ॉल्ट आ रही है ना? ये बाई डिफ़ॉल्ट बनी हुई है। 3 जो बनी हुई है बाई डिफ़ॉल्ट बनी हुई है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जितने भी बने हुए हैं इसके अंदर में भी 3 जो है इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट बने हुए, उसी के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है। और उसके बाद जो भी मॉडल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेटाबेस की कोई कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एक किसी एप्लीकेशन को अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा उसके अंदर में, और कैसे इसको हम रोटेट करते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ।
ठीक है। इसके अलावा में देखो वेब कन्फिग फाइल होती है जो वेब कन्फिग्रेशन की इन्फॉर्मेशन को स्टार, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो वेब कन्फिग है, तो जब ये कन्फिग्रेशन हुआ तो उस टाइम पे उसका जो फ्रेमवर्क यूज़ हुआ कौन सा यूज़ हुआ, तो फ्रेमवर्क इज़ अ 4.7.2 फ्रेमवर्क इसका यूज़ हो रहा है, उस फ्रेमवर्क के बारे में आपको बता रहा है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे global.asx फाइल है, और इसमें देखो यहाँ पे एक फेविकॉन आइकन्स हैं जो आइकन्स आपको दिखाता है, जो आपके एप्लीकेशन का आइकन होता है। तो कुछ फाइल्स हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, इसको मैं सारे को क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मेरे पास जो ये बना हुआ है वेब फॉर्म, ये मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एक अपना खुद का बनाते हैं। ठीक है, मैंने इस पर राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर दिया, और मैं सेम व्यूज़ में से भी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको व्यूज़ बनाना सिखाता हूँ, कैसे व्यूज़ बनते हैं, जो भी बने हुए थे वो कैसे बनेंगे इसके अंदर। कंट्रोलर क्या होता है पहले आप समझो, डाटाबेस बनाना है सर, या पहले आप इसे समझ लो कि क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे को सपोज़ कर लो ये जो बनाया था इन्होंने, वैसे मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगा। अगर मेरे को सपोज़ कर लो एक एप्लीकेशन स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, इसमें कोई डायनामिक एक्टिविटीज़ नहीं है, तो वो कैसे बनाऊँगा। यदि स्टैटिक वेबसाइट्स हैं उसमें डायनामिक एक्टिविटीज़ नहीं है तो आप कैसे बनाओगे। तो उसको बनाने के लिए आपको कोई थीम वगैरह भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। थीम का भी मैनिपुलेशन है इसका अलग से, तो थीम को आप बना सकते हो, और अपना खुद का थीम भी बना सकते हो, जो कि HTML थीम होगा उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, तुम्हें भी नहीं पता इस बारे में। हाँ, हमें नहीं पता इस बारे में, तो उसको भी हम करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ उसमें कैसे होता है। अब जैसे मान लो मुझे सपोज़ कर लो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस एंड सर्विस, ये 4 पेजेस बनाने हैं। मेरे पास ऑलरेडी इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम बना है इसके अंदर में, और अगर थीम देखना चाहते हो तो थीम तुम्हारा ये है, आप शेयर्ड में जाओगे, शेयर्ड एक फ़ोल्डर होता है, शेयर्ड फ़ोल्डर के अंदर में लेआउट नाम से एक पेज होता है, जो layout.cs HTML पेज है ना, ये आपका थीम का पेज है। अगर कल की डेट में तुम्हें कोई थीम बनाना है तो तुम्हें इसको यूज़ करके इसमें AC में एक नया पेज ऐड करके करना पड़ेगा। इसमें नया पेज कैसे ऐड करेंगे? इसमें नहीं करेंगे, इस फोल्डर के अंदर एक नया पेज ऐड करेंगे ना, यहाँ पे जाकर। तो ये तो तुम्हारा पहले से बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो फोल्डर पेज बना के अलग से एक पेज बना के उसमें देना, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है जो कोड, इसमें जैसे मैं उसको बारे में बताता हूँ। ये हेड है, हेड के आपने खुद बनाया था? ये बना हुआ है, मैंने तो अभी जस्ट आपके सामने ओपन किया, मैंने एक लाइन भी कोडिंग नहीं करी है अभी तक। ये ऑलरेडी जो बनी हुई चीज़ आ रही है वो आपको दिख रही है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर में जो बनी हुई चीज़ है वो ये दिख रही है आपको। इसके अंदर में थीम के अंदर में ऑलरेडी यहाँ पे देखो एक मास्टर पेज है, जिसके अंदर में मास्टर पेज के अंदर में 3 मेन्यूज़ बने हुए हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट के नाम से 3 पेजेस इसमें बने हुए हैं। और इस मास्टर पेज के अंदर में देखो यहाँ से आपका ये हेड हो गया, ये हेड सेक्शन हो गया, जैसा HTML में होता है। एक बॉडी होता है, और बॉडी के अंदर ही क्या होता है, उसका फूटर होता है। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर इसका ये फूटर एरिया ये है, ये फूटर एरिया ये है, ये इसका ऊपर एरिया है, ये ऊपर एरिया हो गया। ये बॉडी के ऊपर जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ से लेके वो ये एरिया जहाँ पे मेन्यूज़ और वो सारी चीज़ें आ गई। ये वाला जो एरिया है वो एरिया है जहाँ पे आपकी कंटेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, जो कंटेंट है। तो कंटेंट के अंदर में क्या दिख रहा है, एक लाइन है जो देखो यहाँ पे दिख रहा है @रेंडर बॉडी, ये बॉडी दिखा रहा है। सिर्फ इस लाइन की वजह से आपका कंटेंट एरिया शो होता है, रेंडर बॉडी। यानी कि अगर मैं कोई थीम बनाऊंगा HTML तो मुझे एक रेंडर बॉडी वहाँ पे लेना पड़ेगा। उस रेंडर जो मेरा बॉडी होगा उसके अंदर मेरी उस पेज की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जाएगी, जैसे वहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर हुआ करता था ASPX में। कंटेंट प्लेस होल्डर वो ये वाला पार्ट है जिसका नाम है रेंडर बॉडी, और इस रेंडर बॉडी के अंदर ही मैं फूटर भी शो कर रहा हूँ। ठीक है, एक ये डिव हो गया। उसके बाद ये नीचे कुछ लाइक बॉडी बंद होगा और HTML बंद होगा। कुछ आपके जो लाइक जो बंडल कॉल करने हैं, देखो यहाँ बंडल कॉल हो रहे हैं, $bundle.j बंडल, ये jQuery की बंडल कॉल करी, सारी jQuery कॉल हो गई। यानी कि बंडल इस पूरे को फोल्डर को ही कॉल कर दिया, उस बंडल के अंदर में जो फोल्डर का नाम था उसको कॉल किया, तो सारे बंडल्स कॉल हो गए। तो उस तरह से एक थीम बना सकते हो आप।
उस तरह से एक आप अपने थीम को बना सकते हो और बनाने के बाद इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे एप्लीकेशन का नेम है, मुझे चेंज करना है, तो मुझे कहाँ जाके चेंज करना होगा, यहाँ पे चेंज करना होगा। अगर मैं इस थीम को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एप्लीकेशन का नाम सपोज करो मुझे चेंज करना है, तो मैं एप्लीकेशन का नाम यहाँ से यहीं से आके चेंज करूँगा, तब जाके वहाँ पे चेंज होगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको जो बना हुआ चीज़ है उसी पे मैं कुछ पेजेस ऐड करके दिखाता हूँ। ये जो 3 मेरे को पेजेस ऐड करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा। एप्लीकेशन नेम की जगह मुझे कुछ और रखना है तो यहाँ पे रख सकते हो आप, हाँ बेशक यहाँ पे आप रख सकते हो। जो भी आप नाम रखोगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन का ये जो, तो बेसिकली आपका जो लिंक आ रहा है ऊपर में होम का, उसके हिसाब से बता रहा है कि आपको ये लिंक को कॉल कर रहा है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिसका नाम है एप्लीकेशन नेम। यहाँ पे आप डाल सकते हो। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं एक नया व्यू, कुछ व्यूज़ बनाना चाहता हूँ, इन तीनों के नाम से व्यू बनाना चाहता हूँ। तो इसको भी आप छोड़ दो। देखो कैसे व्यू बनता है। कंट्रोलर पे जाके आप सबसे पहले राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो आपके कंट्रोलर का ऑप्शन आएगा। अब कंट्रोलर में भी यहाँ पे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो कंट्रोलर ऐसा है जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। आपको अगर स्क्रैच लेवल पे बनाना है तो ये बनाओगे। अगर ऑलरेडी पहले से कंट्रोलर्स बने हुए चाहते हो तो आप रीड राइट एक्शन ले लोगे ना, पहले से अपना रीड राइट सबका बना हुआ मिलेगा, ठीक है। इसमें व्यूज़ भी बन जाएंगे। और ये जो है ये लेते हो तो एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बना सकते हो। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है डेटाबेस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको मॉडल वर्डल सब कुछ बना के देगा आपको। यहाँ से आपको सारी चीज़ें बनी बनाई आपको मिल जाएंगी, आप उसका पूरा मैनेज कर सकते हो। वो इस टाइम के लिए होता है कि कोई पर्टिकुलर एक मॉड्यूल बनाने जा रहे हो, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर से एडमिन मॉड्यूल बनाना है। अब मैं चाहता हूँ एडमिन में सारा काम हो जाए, कि एडमिन जो है एडमिन के थ्रू मैं ऐड कर सकूँ, अपडेट कर सकूँ, डिलीट कर सकूँ किसी प्रोडक्ट को बनाना, तो अब तुम यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू एक एडमिन मॉड्यूल का पूरा बना सकते हो। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल बनाना है तो मैं समझ लो कस्टमर का, कस्टमर भी अपने हिसाब से पूरा अपनी इंफॉर्मेशन एडिट अपडेट कर सके, तो उसी तरह से हम उसका भी बना सकते हैं उसी प्रोजेक्ट में। ऐसे करके आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोड्स जनरेट नहीं होते, कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप विदाउट कोड यहाँ पे करोगे। तो हम फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ एक स्क्रैच लेवल पे। तो मैंने यहाँ पे MVC5 कंट्रोलर ऐड कर लिया, इसको ऐड करा। जब मैं जैसे मैं ऐड करूँगा तो मेरे से पूछेगा कि आपका नाम क्या है जो बनाने जा रहे हो, कंट्रोलर का नाम क्या है। तो कंट्रोलर का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट ही ले लेता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट के नाम से मैंने कंट्रोलर ले लिया, मैंने इसको ऐड कर दिया। जब ये ऐड करोगे, अभी मैंने एम्प्टी सेलेक्ट किया है तो मेरे से कुछ भी नहीं पूछेगा कि आप कौन सा मॉडल इसमें लेना चाह रहे हो, क्या आपका इसके अंदर में बैकग्राउंड पार्ट है। मेरे पास कोई बैकग्राउंड पार्ट नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन जब भी कंट्रोलर क्लास ऐड होता है तो एक पेरेंट क्लास कॉल होती है जिसका नाम है कंट्रोलर, जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। जब भी तुम कंट्रोलर को कॉल करते हो तो इसका एक पेरेंट क्लास कॉल होता है, क्योंकि अगर ये पेरेंट क्लास नहीं हुआ इस कंट्रोलर के साथ में तो इसका कोई काम नहीं है। देखो यहाँ पे कंट्रोलर क्लास के नाम से डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर क्लास का नाम है, इसके साथ में स्कोप रेजोल्यूशन कंट्रोलर ऐड हो रहा है। तो ये जो है ना अपने आप में ये क्लास है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास है जो लॉट्स ऑफ मैकेनिज्म आपको दे रहा है। अगर आप इसको जाके यहाँ पे व्यू करोगे तो देखोगे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर में दे रखी हैं। देखो बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इस कंट्रोलर क्लास के बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे बने हुए हैं, और जो कि गेट और सेट के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो हमने नहीं बनाई है। इस कंट्रोलर क्लास की वजह से ये रॉबस्ट बन रहा है, कंट्रोलर बन रहा है। नहीं तो अगर ये कंट्रोलर क्लास ये हटा दी जाए तो ये एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लास को इस कंट्रोलर को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो उसके बाद ये नॉर्मल क्लास है। उसके बाद ये तुम्हें ना ही है व्यू जो कॉल हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, व्यू मेथड उस कंट्रोलर से आ रहा है। रीडायरेक्ट टू एक्शन मेथड है, वो कहाँ से आ रहा है, कंट्रोलर से आ रहा है। वो सारी चीज़ें कंट्रोलर से आ रही हैं। अगर ये कंट्रोलर हटा दी जाए तो ये एक नॉर्मल क्लास है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कंट्रोलर ऐड करते हो तो ये कंट्रोलर क्लास की सारी प्लगइन्स आपको इस कंट्रोलर क्लास की वजह से मिलता है। तो अब देखो तुम्हारे पास में क्या है, एक ऑलरेडी एक गेट बना हुआ है। ये बेसिकली वर्ब्स होते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट। गेट का मतलब लेना यानी सर्च कराना। जब आप किसी चीज़ को दिखाना चाहोगे तो तुम गेट यूज़ करोगे। पोस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऐड करना, सेव कराना। जब आप किसी चीज़ को ऐड कराना चाहते हो तो पोस्ट यूज़ करोगे। डिलीट का मतलब जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें से कुछ चीज़ों को हटाना। और पुट
पुट का मतलब एडिट करना, ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं उसको तुम एडिट करना चाहते हो, उसको करोगे पुट। ये 4 वर्ब्स हैं, 4 वर्ब्स को लेके हमें इसे बनाना पड़ता है। अब मैं सपोज कर लो गेट करना चाहता हूँ, गेट में मतलब जो दिखाना चाहता हूँ मैं, तो गेट ही यूज़ करेंगे। तो गेट के अंदर में एक यहाँ पे क्या है, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट क्या है, एक मेथड का नाम है, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट क्या करेगा, इंडेक्स, एक्शन रिजल्ट इंडेक्स, इंडेक्स जो होगा वो व्यू बनेगा, और रिटर्न क्या कर रहा है, व्यू। तो रिटर्न जो ये व्यू बनेगा उसको ये रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या है, तो एक मेथड है, रिटर्न मेथड है। रिटर्न क्या करेगा, व्यू करेगा। किसको रिटर्न व्यू करेगा, जो ये आपने व्यू बनाया है। अभी तो आपने कोई व्यू नहीं बनाया है। अगर आप इसका एक व्यू बनाना चाहते हो तो देखो आपके पास व्यू के अंदर में एक, जैसे मैंने यहाँ पे व्यू के अंदर में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बनाया, ऑटोमेटिकली व्यू नाम से फोल्डर बन गया। यानी जो कंट्रोलर बनाओगे उसके नाम से ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे फ़ोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर में जो भी मैं यहाँ पे व्यू बनाऊंगा ये फोल्डर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं व्यू बनाने जा रहा हूँ। जब आप व्यू बनाओगे तो व्यू बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें भी तो चाहिए। अगर मैं व्यू की बात कर रहा हूँ मतलब कुछ आउटपुट की बात कर रहा हूँ, तो आउटपुट में कहीं ना कहीं कोई डेटा होना चाहिए आउटपुट का। अभी तो मेरे पास कोई डेटा है नहीं, तो अभी तो नॉर्मल डेटा मैं रख सकता हूँ, मतलब कोई मैंने डेटा बेस अभी बनाया नहीं, मैं कोई स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। तो यहाँ पे आप व्यू को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पास कोई डेटा बेस स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं ब्लैंक यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न व्यू का नाम इंडेक्स है। तो मैं अगर मैं व्यू बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके सेट कर सकता हूँ। नहीं तो आप इसको ऑटो भी कर सकते हो। ऑटो मतलब जैसे कर्सर पॉइंटर लाओगे तो ओपन होगा, अदरवाइज अगर आपने फिक्स कर दिया तो इस तरह से फिक्स दिखेगा। तो मैं इसके नाम से देखो व्यू बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने इस पर क्या किया, एक्शन पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया ऐड व्यू। जैसे मैं ऐड व्यू करूँगा तो ये मेरे से यहाँ से पूछ रहा है कौन सा व्यू बनाना है। ये रेजर व्यू कहलाता है, MVC5 व्यू, रेजर व्यू। रेजर व्यू बेसिकली क्या होता है, CSHTML पे वर्क करता है, यानी कि C# HTML। यानी कि जो आपको ये व्यू देगा उसके अंदर आप C# के कोड भी कर सकते हो और HTML के कोड भी कर सकते हो। C# क्या हो गया, सर्वर साइड के कोड हो गया ना, तो सर्वर साइड के कोड को भी तुम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे हमने किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको रेजर व्यू कहते हैं। इसको MVC5 यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दोगे। ऐड पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्या व्यू का नाम कौन सा रखना चाहते हो। तो मैं व्यू का नाम वही रखूँगा जो मेरे इसका कंट्रोलर का मेथड का नाम है। अगर आप नहीं रखोगे तो आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि कौन सा व्यू किसके लिए आपने बनाया है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि जो इस नाम से आप व्यू बना रहे हो वैसे आप चेंज कर सकते हो, इसका नाम चेंज कर सकते हो, बट आप उसी के नाम से रखोगे तो आपको रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप किसका बना रहे हो। अब ये बता रहा है कि जब मैं व्यू बना रहा हूँ मैं इसमें टेम्पलेट कौन सा यूज़ करूँ। तो वी हैव लॉट्स ऑफ टेम्पलेट, लाइक यहाँ पे मेरे पास क्रिएट का भी टेम्पलेट है, डिलीट का भी टेम्पलेट है, डिटेल का भी है, एडिट का भी है। ऑलरेडी टेम्पलेट बनाया हुआ है, मतलब पेज का जो फॉर्मेटिंग है वो मैंने ऑलरेडी आपका बना के रखा हुआ है इन्होंने। अगर आपके पास सपोज कर लो इंसर्ट कराना होता डेटा, तो इंसर्ट के लिए मैंने कोई डेटाबेस मॉडल बनाया होता, तो उस मॉडल को मैं सेलेक्ट के यहाँ पे सीधा अगर मुझे क्रिएट कराना होता तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता था, तो कि इंडेक्स का एक पेज जो बनता उसमें क्रिएट हो सकता था। उसी तरह से मैं चाहता था डिलीट करना तो मैं डिलीट करवा सकता था। यानी सारी चीज़ें जो आपकी टेम्पलेट बनी हुई है, फिलहाल तो मेरे पास कोई टेम्पलेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्टी टेम्पलेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मॉडल भी मैं नहीं को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि जब तक आपका टेम्पलेट होगा, जब जो टेम्पलेट बनेगा, ध्यान रखना कोई भी टेम्पलेट जब बनेगा वो मॉडल के बिना नहीं बन सकता। अगर कोई टेम्पलेट बनाना है तो इट शुड हैव अ मॉडल। बोलते बोलते चल जाएगा। चारों करते हो जाएगा। तो जितने भी मॉडल्स हमारे बनेंगे, ध्यान रखना है आपको कि जितने भी टेम्पलेट्स तुम डेवलप करोगे वो बिना मॉडल के टेम्पलेट नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू के अंदर में, अगर तुम्हारे पास में अगर तुमने कोई व्यूज़ ऐड किया है और वहाँ पे तुम्हारे पास मॉडल नहीं है लेकिन तुम टेम्पलेट ऐड करना चाहते हो, तुम कर सकते हो क्या? तो बोलना नहीं, ऐसे में सर नहीं हो सकता, बिना मॉडल के टेम्पलेट कैसे बनाओगे? क्योंकि आप टेम्पलेट मतलब क्या हो गया, टेम्पलेट का मतलब हो गया कि पेज कैसा बनेगा। लेकिन अगर पेज आप जो बनाना चाहते हो, जब तक उसका डेटा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, मॉडल नहीं रहेगा, तब तक वो उसके अंदर में तो पेज बना ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा एम्प्टी।
एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। तो खाली मैंने ले लिया। अब खाली लेने के बाद क्या है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मेरे पास कोई डिज़ाइन एलिमेंट तो है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है यूज़ डिफ़ॉल्ट पेज को लेना चाहता हूँ। तो अगर यूज़ डिफ़ॉल्ट पेज पे क्लिक कर लिया तो जो रेजर व्यू के थ्रू जो मेरा वो पेज ऐड था वहाँ पे, कौन सा, जो मैंने आपको शेयर्ड फोल्डर में दिखाया था, जो मैंने आपको शेयर्ड फोल्डर के अंदर में जो आपको मैंने पेज अभी दिखाई थी जिसका नाम था व्यू स्टार्ट, वो उसका जो टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट बना हुआ था वो टेम्पलेट यहाँ पे आपको दिखेगा, वो टेम्पलेट आपको दिखेगा। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से ब्राउज़ करके उस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे व्यू पे जाऊँगा और व्यू के जाने के बाद जो मेरा वो आएगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई नहीं था तो मैंने यही यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड था वही आएगा और ऐड पे क्लिक कर लोगे। वैसे आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्टेड रहता है। अब जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो जो मैं पेज ऐड बना रहा हूँ, ये पेज का जो एलिमेंट था, जो ऑब्जेक्ट था, डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट, वो यहाँ से उठा के लाएगा। अब ये पेज बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन अगर मैं इस पेज को रन कराऊंगा तो ये पूरा आपको एक विजुअलाइज पेज दिखेगा। विजुअलाइज पेज दिखेगा, ये रन करेगा ना, तो इसमें भी क्या है, देखो अभी कुछ भी नहीं है। ये जो साइन दिख रहा है आपको एट द रेट कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज दिख रहा है, ये आपका डायरेक्टली बता रहा है कि आपका जो पेज का नाम है वो इंडेक्स है, और जो ये लेआउट है वो कहाँ से ड्राइव होके आया है, तो वो ले आया है व्यू फोल्डर के अंदर में व्यू स्टार्ट डॉट CSS/HTML पेज जो पहले से बना हुआ है आपका, उस पेज को उसने कॉल किया हुआ है, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हो कि ये सब कॉल हो तो वहाँ पे आप उसको मत सेलेक्ट करो, इसको आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो। पूरा HTML का कोड यहाँ यूज़ करना पड़ेगा फिर आपको सब कुछ ब्लैंक मिलेगा, आपको खुद से सब कुछ बनाना है। लेकिन अगर आप इसको ले रहे हो तो एक तरह से पार्शियली बनी हुई फॉर्मेटिंग को आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो क्योंकि हमारे क्या वेबसाइट में होता क्या है कि वेबसाइट के अंदर हम पेज जो बनाते हैं तो सेम लेआउट को मुझे मल्टीपल टाइम्स बनाना पड़ता है, तो लेआउट तो हमारा सेम ही होता है, तो बार बार उसी लेआउट को मुझे कॉल करना होता है। तो अच्छा यही है कि आप HTML का एक पेज बना लो और उसको आप बार बार यूज़ करो, डिज़ाइन पैटर्न आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब हम आगे चलते हैं। देखो ये एक इंडेक्स पेज है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। अभी मैंने एक एप्लीकेशन को एक भी रन नहीं कराया है, तो देखो तुम्हारे पास में डिफ़ॉल्ट के अंदर में index.cs/HTML आ गया, यानी कि C#HTML का एक पेज है। अगर मैं इसको यहाँ से इंडेक्स पेज पे ही मुझे कर्सर का पॉइंटर रखना पड़ेगा, मैं ये पेज को रन कराता हूँ। रन कराने के लिए क्या होता है इसके अंदर में कि अगर आपको रन कराना है तो सबसे पहले आपको देना होता है कंट्रोलर का नाम, उसके बाद देना होता है व्यू का नाम। कंट्रोलर का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट। व्यू का नाम क्या है, इंडेक्स। अगर आपको रन कराना है तो लोकल होस्ट पे आपको लिखना होगा क्या, पहले तो लिखना होगा कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोलर का नाम तो बोलोगे सर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर लिखा है, लेकिन आपका जो कंट्रोलर कीवर्ड है वो साइलेंट रहेगा। आपको सिर्फ लेना है डिफ़ॉल्ट/इंडेक्स। अगर आप इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस पेज, तो मैं इसको रन कराता हूँ फ़िलहाल। लेकिन आप जैसे कर्सर पॉइंटर जिस पे रखते हो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको वो रूट कर देता है। इसी को मैं रूट कर सकता हूँ दूसरा एक और मैकेनिज़्म से, जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट वाले में, कि आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट नाम से फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर में रूट कॉन्फ़िग नाम से जो फोल्डर है, इसके अंदर में आप डायरेक्टली चाहते हो कि अगर आप उसको रूट करना बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ से उसको रूट कर सकते हो। अभी तो मैंने इसको रन करा दिया, तो देखो क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट आ रहा है। डिफ़ॉल्ट के बाद क्या इंडेक्स आ रहा है। डिफ़ॉल्ट इज़ द नेम ऑफ कंट्रोलर और इंडेक्स इज़ द नेम ऑफ व्यू। जो व्यू का नाम है वो इंडेक्स हो गया और ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रन करेगा। अभी देखो मेरे पास में हमने पेज पे भी कुछ भी नहीं लिया था, मैंने ऑलरेडी जो बना हुआ था उसको ही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, कॉल कराया है। तो अभी यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स, तो डिफ़ॉल्ट जो है कंट्रोलर हो गया और इंडेक्स को उसका गया व्यू। तो यहाँ पे देखो CSS/HTML को मैंने कॉल कर दिया था, कोई जो डायरेक्टली इनहेरिटेड नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। तो हम लोग उसको अभी यहाँ से, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इनहेरिटेड था, तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिए एक बार, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद दोबारा से इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ले लिया, ऐड किया, यहाँ से एम्प्टी ले लिया, यूज़ डिफ़ॉल्ट व्यू, ऐड, ये आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट एडेड हो गया। इसके अंदर में आपको बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इसके साथ कोई व्यू नहीं है। सॉरी, इसके साथ एक व्यू है, इसका नाम इंडेक्स है, जो कि मैंने पार्शियल व्यू लिया हुआ है। इसका जो पार्शियल व्यू है वो मैंने उसको कॉल किया था। तो जो लेआउट का जो डिज़ाइन होगा वो मेरा वो वाला पेज का डिज़ाइन होगा जो मेरे व्यू CSS/HTML का पेज है। अगर इसके अंदर में आप देखो, यहाँ पे पेज आ गया, उस पेज के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ यहाँ था एक HTML का एक मेरा हेडर टैक्स था जिसके अंदर इंडेक्स लिखा हुआ था। और मेरे जो मेन्यूज़ थे, देखो माई प्रोजेक्ट, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये दिख रहे हैं आपको। ये जो सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये फुटर दिख रहा है, ये पेज का कंटेंट था वो जो वहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखो मैं आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम अब चेंज करूँगा, और यहाँ पे जैसे मेरे होम का तो है ही, अब अबाउट का पेज भी बनाना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा, इसके साथ कुछ और मेन्यूज़ में ऐड करना चाहता हूँ, तो वह कैसे करूँगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे स्टॉप कर दो, ठीक है। अगर मैं सपोज़ कर लो मैं आपका एक लॉगिन का पेज बनाना चाहते हो, अभी मैं डेटाबेस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लो, फिर डेटाबेस पे चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो अगर आपको सपोज़ करो एक डिज़ाइनिंग एलिमेंट बनाना है, तो डिज़ाइनिंग के लिए आपको देखो थोड़ा सा इसमें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। आपको कुछ लाइक आपके पास कुछ होना चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए, लेआउट, ठीक है। एक डिज़ाइनिंग के लिए आपको कुछ लेआउट होना चाहिए, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना सकते हैं इसके अंदर में, और कैसे उसको कॉल भी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला ही दिखा देता हूँ कि जो आपका जो बना हुआ है, ये शेयर्ड फोल्डर के अंदर में है। शेयर्ड फोल्डर के अंदर में मेरे पास क्या है, layout.CSS/HTML। एक्चुअली क्या था, पहले वाले मैंने गलती क्या करी थी, हमने इसको कॉल कर लिया था, व्यू स्टार्ट वाले को हमने इसको कॉल कर लिया था, वो गलत था। हमें कॉल करना था layout.CSS/HTML। तो लेआउट जो CSS/HTML है, ये आपका दे रहा है। आप एप्लीकेशन का नाम चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस एप्लीकेशन का नाम हो जाए फेसबुक, माई फेसबुक के नाम से आप इसका नाम देना चाहते हो। तो आपने यहाँ पे माई फेसबुक कर दिया ना, तो हर जगह पे जितने भी पेजेस आपके बनेंगे उस पर यही पेज आएगा, ये नाम आएगा, ठीक है। आपको जो भी मैंडेटरी चेंजेस करने हैं आपको यहाँ पे करना है, लेआउट पेजेस पे करना है। यानी कि जो लॉगआउट का जो अगर आपको बनाना है, यहाँ पे लॉगआउट के लिए आपको यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो लॉगआउट के लिए भी आपको यहीं पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे मेन्यूज़ ऐड करना पड़ेगा लॉगआउट का। अगर तुम्हें लॉगआउट का यहाँ पे बनाना है, तो लॉगआउट के लिए मैंने यहाँ पे सपोज कर लो एक UI ले लिया, और उसके अंदर में तुम्हें एक LI लेना है। ये LI हम यहाँ पे ले सकते हैं ना? मैं उसके अंदर नहीं लेना चाहता ना, उसके साथ नहीं लेना चाहता मैं। अब यहाँ पे तुम एक HTML का लिंक ऐड कर सकते हो, और उसका जो भी तुम्हें व्यू बनाना है वो बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे भी कोई मेरा व्यू बना हुआ नहीं है, तो मैं सिर्फ एक यहाँ पे लॉगआउट का सिर्फ शो करा देता हूँ। तो ये एक्शन लोगे तो तुमसे वो मांगेगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने भी कभी वो नहीं बनाया, अभी लॉगआउट के नाम से मैंने यहाँ पे बना दिया। और ये तुम्हारा किस में था, डिफ़ॉल्ट, लॉगआउट, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मतलब डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट इज़ अ नेम ऑफ कंट्रोलर, लॉगआउट जो व्यू का नाम होगा, और ये क्या है, लॉगआउट जो कि शो करेगा वहाँ पे पेज पे शो करेगा। वो एक लिंक बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी इसे इंडेक्स पेज को अगर आप रन कराते हो, तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें चेंजेस की हैं। कौन कौन सी? एक तो मैंने एप्लीकेशन का नाम चेंज कर दिया, और वहाँ पे एक हमने एक अलग से हम लोगों ने एक UI बना दिया, जिस पे हम लोगों ने लॉगआउट ले लिया। इसकी जगह बटन्स वगैरह भी ले सकते हो, आपको नेटवर्क से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसको आप यहाँ पे यूज़ करके मॉडिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक लॉगआउट का बन गया, जो कि यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है। आप इसको राइट अलाइन कर सकते हो, जो अगर इसको अलाइनमेंट अगर मैं राइट कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे शो कर जाएगा। और एप्लीकेशन का नाम देखो चेंज हो गया,
तो ये मास्टर पेज का काम है, मतलब उस CS HTML का पेज का काम है, जिस पे आप अभी क्या इसके व्यूज़ नहीं बने हुए हैं तो यहाँ पे व्यूज़ नहीं आएंगे। अब इसके व्यूज़ नहीं बने हुए हैं तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि हमें फिर डिफ़ॉल्ट में जाके लॉगआउट का व्यू बनाना पड़ेगा। तो मुझे लॉगआउट का व्यू तो नहीं बनाना, मुझे सीधा लॉगआउट पे क्लिक करके मुझे बाहर भेज देना है। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, सबसे पहले तो एक और बना लेता हूँ कॉपी करके, Ctrl+V, और यहाँ पे मैं लॉगआउट ले लेता हूँ, लॉगआउट कर दिया। और लॉगआउट के बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न व्यू के अंदर में रीडायरेक्ट टू एक्शन, और सीधा रीडायरेक्ट टू एक्शन के बाद जो मैं पेज पे जहाँ पे भी भेजना चाहता हूँ वहाँ पे भेज सकता हूँ। मैं चाहता हूँ किस पे भेज जाऊँ, इंडेक्स पेज पे भेज देता हूँ, तो इंडेक्स पे भेज दूँगा। तो इंडेक्स पे तो है ही ऑलरेडी, इंडेक्स पे तो ऑलरेडी है, तो इंडेक्स पेज पे तो भेजने का मतलब नहीं बनता। तो मुझे एक लॉगिन का भी व्यू बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे, बट लॉगिन के लिए मेरे पास अभी क्या है, कंट्रोलर नहीं है, तो मुझे कंट्रोलर भी लेना पड़ेगा। आज मैं डेटाबेस नहीं बता रहा हूँ आपको, आज मैं आपको मॉडल के बारे में बता देता हूँ और उसका डिज़ाइनिंग बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं मॉडल एक लाइक लॉगिन के लिए एक मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, मॉडल पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं एक क्लास, ठीक है। एक क्लास मैंने ऐड करी, उस क्लास का नाम मैं लेता हूँ यूज़र्स के नाम से मैंने क्लास ले लिया। अब इस यूज़र्स क्लास के अंदर में जो मेरा फॉर्म बनेगा, जो मुझे उसमें कंटेंट चाहिए वो मैं कंटेंट यहाँ लूँगा। जैसा कि डेटाबेस का कंटेंट होता है वही हिसाब से लेना पड़ता है अभी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी का जो शॉर्टकट है वो है प्रॉप डबल टैप करोगे तो प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी मैं पहले डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग टाइप की हो। उस प्रॉपर्टी का जो नाम हो ना वो हो क्या हो, ईमेल आईडी, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ डिक्लेयर करना, जो तो मैं लिखूँगा प्रॉप और डबल टैप। उस प्रॉपर्टी का अगेन स्ट्रिंग टाइप का होगा और उसके बाद उसमें क्या होगा, पासवर्ड, ठीक है। दो हमने डिक्लेयर कर दी प्रॉपर्टी। अब जो ये प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर करी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर में अगर मैं चाहूँगा डेटा एनोटेशन लगाना, कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये ब्लैंक हो तो ये रन टाइम में वहाँ पे मैसेज आ जाए कि ये फील्ड ब्लैंक नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जैसे आप रिक्वायर्ड लिखोगे तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे तो एरर आएगा, लेकिन रिक्वायर्ड के लिए आपको क्या चाहिए, एक आपको नेम स्पेस ऐड करना होगा, जिसका नाम क्या है, डेटा एनोटेशन। यहाँ पे अगर आप इसको डायरेक्टली लिख लेते हो, लिखने के बाद भी आप चाहो तो अपने आप वो कैच कर लेगा। शो पोटेंशियल पे जाओगे और शो पोटेंशियल पे जाने के बाद यहाँ पे डेटा एनोटेशन को कॉल कर लो, तो यहाँ पे डेटा एनोटेशन आ जाएगा, सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। राइट क्लिक करके क्लिक करना चाहिए ऊपर, वो अपने आप ले लेगा। तो अब देखो, अब दोबारा जो है अपने आप रिक्वायर्ड जो है आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो डिस्प्ले भी दे सकते हो। डिस्प्ले के अंदर में यहाँ देखो डिस्प्ले है, ये खाली रन टाइम पे अगर उसमें वैल्यूज़ नहीं होगी तो वो वहाँ पे शो करेगा। डिस्प्ले नेम पर नाम आएगा सर, बट ये आ नहीं रहा ना, उस पर एनोटेशन डालना पड़ेगा ना पहले। यहाँ पे आएगा यूजर सिस्टम डॉट मॉडल्स कर देगा, वही कह रहा हूँ ना, ऊपर पहले डालना पड़ेगा ना कंपोनेंट के अंदर में, नेम से कुछ करना पड़ेगा। यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट। तो अगर आप तुम कंपोनेंट ले लेते हो तो तुम्हारे पास आएगा डिस्प्ले डिस्प्ले नेम नेम। अब डिस्प्ले नेम के अंदर में तुम्हें जो नेम लेना है ना वो यहाँ पे मैसेज डबल कोट्स में दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ईमेल्स, अब मैं चाहता हूँ लिखा है एंटर योर ईमेल आईडी, है ना, तो यहाँ लिख सकते हो आप एंटर योर ईमेल आईडी। तो ये एक आपका फॉर्मेट हो जाएगा, जो आपका डिस्प्ले फॉर्मेट है, ये आपका डिस्प्ले फॉर्मेट है। तो ये आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो और इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। अभी इसके साथ हमने कोई डेटाबेस का बाइंड अप नहीं किया है, डेटाबेस को भी बाइंड अप कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, क्योंकि इसमें आप पहले इतना कर लो तो ये बहुत हो जाएगा। ये दो मैंने फील्ड बना दिए, सिर्फ मैंने क्या बनाया, कंटेनर बनाया। जब हम ASP.NET के पेज पे पहले हम काम करते थे तो वहाँ पे क्या था कि उस पेज पे ही कंट्रोल होता था,
उस कंट्रोल को हम डायरेक्टली कंट्रोल पे डालते थे, कंट्रोल को वैलिडेट करते थे और आगे पोस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रोल जा रहा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो मॉडल के थ्रू जा रही है। तो हमारा जो मेन है ना यहाँ पे मॉडल है, जो आप पुट कर रहे हो, जो निकाल रहे हो, जो डाल रहे हो, वो किसके थ्रू डाल रहे हो, मॉडल के थ्रू। इसी मॉडल को हम डेटाबेस के साथ अटैच कर देते हैं। जो बीच में एक रिपोजिटरी बनाएंगे उसके अंदर इसी के साथ हम अटैच कर देंगे, तो हम इसी के साथ में काम हो जाएगा। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक लॉगिन का पेज बनाना मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लॉगिन का जो मैं पेज बनाऊँ ना, वो मेरा ब्लैंक टाइप का बने। लाइक उसमें मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो लेआउट है वो ना आए, लेआउट जो मेरा अभी है वो लेआउट ना आए। तो अपना खुद का भी लेआउट बना सकता हूँ, खुद का भी लेआउट बना सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से तो थीम डाउनलोड कर लेते हैं। W3 लेआउट अगर आप खोलोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे HTML थीम मिल जाएंगे फ्री में। और यहाँ से आप, जैसे मैं लॉगिन के लिए लेना चाहता हूँ, तो मैंने एक लॉगिन के नाम से यहाँ सर्च करता हूँ पहले मैं। लॉगिन का तो यहाँ पे मेरे पास देखो लॉगिन के बहुत सारे मिल गए। ठीक है। अब मैं ये सपोज़ कर लो ये वाला लेना चाहता हूँ। ठीक है। बगल वाला लेते हैं, कोई भी ले सकते हो। लेने को जो भी ले सकते हैं, जिसमें ज़्यादा एट्रीब्यूट होगा उसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी। ये थोड़ा सा सिंपल सा है, ये भी कोई भी ले सकते हो आप लेने को। तो ये फेसबुक का ही था ना, हम ये ले लेते हैं। अब ये $5 का है। ठीक है। और यहाँ फ्री डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, फ्री डाउनलोड कर लेते हैं। बट ये है कि आप इसको बना सकते हो, आप इसको पब्लिश नहीं कर सकते, कमर्शियली आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको सिर्फ अपने लिए सीखने के लिए बना सकते हो। और यहाँ पे लॉगिन विथ कोई एक आईडी के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप इसको रैम कितना है? 8 GB रैम। इसे आप यहाँ से फॉलो करना पड़ेगा कहीं पे भी, इंस्टा पे या कहीं पे फॉलो कर लो। ये बड़ा ये बड़ा लगता है। फॉलो करने के बाद आप डाउनलोड कर लेना, तो आपको एक फ़ोल्डर डाउनलोड मिल जाएगा। तो भैया फ्री में दे रहा कुछ चीज़। इसमें आपके पास में जो ये फ़ोल्डर आ रहा है, इसमें बहुत सारी मैनिपुलेशंस हैं, वो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट हेयर पहले कर लिया, क्योंकि आपके इसके अंदर में जितनी फ़ोल्डर्स होंगी उतनी आपको मैनिपुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। देखो स्टार्टर के नाम से है, अब यहाँ पे CSS है, एक फ़ोल्डर फॉन्ट है, एक फ़ोल्डर ये है। उसके बाद आपके पास में ये वाली जो फाइल है इसको डिलीट कर सकते हो, और ये एक आपका इंडेक्स नाम से पेज है। तो ये जो रिसोर्सेज फाइल है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं इन तीनों को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं उस एप्लीकेशन डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक ऐसा फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं अपनी रिसोर्सेज को रख सकूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ एक फ़ोल्डर, ऐड करता हूँ फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर का नाम मैं लेता हूँ RES कर देता हूँ। ठीक है, रिसोर्स। और उसके अंदर ही मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, तो जितने 3 फ़ोल्डर्स थे वो मेरे इस फ़ोल्डर में आ गए। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक यहाँ पे व्यूज़ में जाके जो मेरा व्यू का फ़ोल्डर है वो ये है, ये वाला।
इसके अंदर में जो शेयर्ड है, इसके अंदर मेरे को एक और CSHTML का पेज मुझे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ न्यू आइटम, और जहाँ से मुझे क्या करना है, CSHTML का एक पेज चाहिए, तो मैं एक लेआउट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। लेआउट, वेब में जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेज़र का ये वाला, ठीक है, ये रेज़र MVC5 व्यू पेज रेज़र, ये आप ऐड कर लोगे। इसका नाम जो आपको रखना है रख लो। जैसे मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ अंडरस्कोर पहले ले लो, ताकि ये ड्राइव्ड है इसलिए अंडरस्कोर ले लिया। इसका मैंने ले लिया लॉगिन मेन के नाम से मैं .CSHTML में पेज ऐड कर रहा हूँ। तो ये लॉगिन मेन के नाम से ही पेज ऐड हो गया, ठीक है। अब इस पेज के अंदर मुझे क्या करना है, कंटेंट मुझे जो रखना है मैं यहाँ रखूँगा। ये देखो ना, शेयर्ड के अंदर में ये आ गया ना लॉगिन मेन। इसके पहले ये नॉर्मल वाला जो लेआउट था वो ये था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर का जो पोर्शन था वो सेम रहेगा, नीचे का जो पोर्शन था वो सेम रहेगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, ये वाला जो तुमने फोल्डर डाउनलोड किया है, ये भी एक HTML फाइल है। इसके फाइल के अंदर में क्या है कि जो तुम्हारा, अगर मैं इसको यहाँ पे व्यू करता हूँ, इस पर ओपन विथ नोटपैड करते हैं, तो इस नोटपैड में इसके फाइल को देखो। इस फाइल के अंदर में जो हेड है वो ये है, हेड ये है, हेड यहाँ से हेड बंद हो रहा है। लेकिन ये जो हेड है, इसके अंदर जो रिसोर्स फाइल है वो तो रिसोर्स फाइल इसी के अंदर है, मतलब डायरेक्ट लोकेशन पे है ना। लेकिन वहाँ पे मैंने क्या किया, उस फाइल को उठा के मैंने किसी दूसरे फोल्डर में रख दिया है। जो इसकी रिसोर्स की फाइल थी, ये तीनों 1 2 3, इसको मैंने कहाँ पे रख दिया, एक RES के नाम से एक मैंने फाइल बनाई, उसके अंदर डाल दिया, एक सेपरेटली एक जगह पे डाल दिया, ठीक है। अब मुझे उसके हिसाब से कॉल करनी पड़ेगी। तो मैं उस पूरे लेआउट को यहाँ पे अगर मैं कॉल करता हूँ इस जगह पेज पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरे HTML वाले पेज को, ये पूरा HTML का पेज है जिसके अंदर में ये आ रहा है। अब इसका जो डिज़ाइन का लेआउट आ रहा है, जहाँ पे वो फॉर्म बना हुआ था, वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे होगा, उसका कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो उसका कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी से ही। उसके ऊपर तो वो सारा का सारा उसका ही फॉर्म है ना, हेड का ही पार्ट हो गया ना। ये बॉडी है जिसमें CS ये कॉल हो रहा है, एक लोगो कॉल हो रहा है, लॉगे के बाद ये कंटेंट हो गया। मेन कंटेंट मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। इस कंटेंट को यहाँ से उठा लो, सबसे पहले इस कंटेंट को उठा लो। मेन कंटेंट देखो यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से इसको उठा के यहाँ इसको कट कर दो। कट करने के बाद एक नई फाइल खोलो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। मैंने उस कंटेंट को यहाँ रख दिया, जो मैं इसका नाम से जो व्यू बनाऊँगा ना, उसके अंदर ये डालूँगा। जो व्यू बनाऊँगा ना लॉगिन का, उसके अंदर ये कंटेंट डालूँगा मैं। ये मैंने अलग से रख ली। उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया में मैं क्या रखूँगा, रेंडर बॉडी, ठीक है। जो एक नया डिव बना के रेंडर बॉडी में यहाँ पे डालूंगा, फूटर के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। मैंने ब्लैंक रख दिया। इसके बाद मैंने Ctrl+A किया और Ctrl+C कर दिया, ठीक है। और C करने के बाद मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे ये पूरे को हटा के डिलीट कर दिया इसे, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने एक नया पेज लिया था, एक यहाँ से मैंने पेज ऐड कर दिया शेयर्ड के अंदर में, जिसका नाम क्या था, _login main। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो ये अंडरस्कोर लगाने का मतलब ये हो गया कि ये ड्राइव्ड हो गया, इसको आप कोई शेयर कर सकता है, ये शेयरेबल है ना, इसलिए आप इसको अंडरस्कोर लगा लेना। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है। अब आपको सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपके रिसोर्स फाइल हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल हैं, ये यहाँ पे तो नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये आपका ~RES/ यहाँ पे है ना। तो मुझे ये चीज़ आपको सब जगह पे ऐड करनी पड़ेगी, तभी वो चलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो पहले ही तो डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट हो गया, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला क्लास है, चलो ये तो ठीक है, इसके साथ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये आ रहा है /, यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ,
ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाओ, ये गूगल से कॉल कर रहा है, ठीक है चलेगा। ये कंटेंट हो गया वहाँ का, ये भी चलेगा। यहाँ पे और कोई CSS फाइल तो नहीं यूज़ हो रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन। लॉगिन पेज। और तो मुझे कहीं और ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। तो ये मैंने एक बना दिया, तो ये एक व्यू बन गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, रेंडर चाहिए। जो देखो आप इस पेज पे जो मैंने ये बनाया था पहले वाले पे, लेआउट पे, ये दिख रहा है आपको रेंडर, ये वाला। ये आपको रेंडर कंटेंट भी चाहिए, लेकिन रेंडर कंटेंट से पहले मुझे रेंडर का वो भी स्टाइल भी तो चाहिए होगा कि उसके रेंडर के अंदर कौन सा स्टाइल हो रहा है। जैसे एक पूरी क्लास है, इस क्लास के अंदर ये रेंडर है, तो आप सीधा का सीधा चाहो तो @render body वहाँ कॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस पर क्या करूँ, मेरे को रेंडर बॉडी कहाँ चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। ये div स्टार्ट हो रहा है, इस div के अंदर ही चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे @render body आप यहाँ पे कॉल करोगे। तो जैसे आपने रेंडर बॉडी कॉल किया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेंडर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे कॉल हो जाएगा। मतलब जो मैं वहाँ बनाऊँगा सेपरेटली। यहाँ से इसको सेव कर लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर पे, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर पे। अब ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं लॉगिन बनाऊँगा। अब बनेगा लॉगिन का व्यू। अब बनाया मैंने पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉगिन। अभी मैंने लॉगिन का नहीं बनाया था, अब मैं यहाँ पे लॉगिन का बना रहा हूँ। और लॉगिन के अंदर में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न व्यू। ये रिटर्न व्यू बना दिया। अब मैं ये लॉगिन जो बनाने जा रहा हूँ ना, ये मैं सपोज कर लो मैं एम्प्टी बनाना जा रहा हूँ। एम्प्टी भी बना सकता हूँ, यहाँ मॉडल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो अपना मॉडल खुद का बना लिया है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेव किया, पहले इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया व्यू, ऐड व्यू में मैं ये लेता हूँ MVC5 और यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ लॉगिन। और लॉगिन के बाद मैं यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ, जाता हूँ व्यू में, शेयर्ड में लेता हूँ लॉगिन मेन, इसको ऐड कर लिया। और यहाँ से मैंने इसको एम्प्टी वाला ही ऐड करता हूँ, फ़िलहाल तो ऐड कर दिया। इसमें मॉडल बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आ गया, ये तो पेज आ गया। अब लेकिन मेरे को कंटेंट भी चाहिए। कौन सा कंटेंट चाहिए, जो मेरा वो डिज़ाइन वाला था। तो मैंने जो, देखो याद होगा तुम्हें कि जो मैंने अलग से एक पेज बनाया था, ये वाला जो बीच में मैंने कट कर दिया था, जिसमें कि पेज का वो आ रहा था। मैं इसको यहाँ से Ctrl+A करूँगा और Ctrl+C करूँगा और मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अलग तरीके से इसको यहाँ से डिलीट करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अलग है, दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से सेव करो। और इसमें अगर कोई गलती नहीं हुई होगी, क्योंकि तो ये स्मूथली आपका रन करेगा। अभी देखना, अगर गलती हुई होगी तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट है, वहाँ से बहुत ही डिफरेंट है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप ASP.NET अगर आप जानते हो, तो उसके बाद अगर आप ASP.NEट करोगे, सॉरी ASP.NEट जानते हो और MVC करोगे, तो फिर आप ASP.NEट पूरी तरह से भूल जाओगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाएगा। और ये जो MVC है ना, ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है। आसमान ज़मीन का अंतर है। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्टिंग वाली बात हो जाएगी ना। तो आपके पास MVC की रिक्वायरमेंट जहाँ पे है, उसके लिए आप ये करके जाओ तो आपके लिए बेस्ट है। बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सारे ऑब्जेक्ट और क्लासेस के अंदर में। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको मतलब ऐसे रख के दे दिया उन्होंने और उसको मैनेज करो। क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने जो डाउनलोड किया था, वो जो उसका स्ट्रक्चर था, वो उसका स्ट्रक्चर का बिल्कुल अलग था। देखो बिल्कुल परफेक्टली रन कर गया। वही व्यू आ गया, बिल्कुल वही व्यू आ गया ना, जो हमारा वो नॉर्मल वाला व्यू था, है ना। तो इसे आप पूरा का पूरा, जैसे हमने एक ही पेज के लिए बनाया था, ये हमने एक ही पेज के लिए बनाया, तो हमने सिर्फ लॉगिन के लिए एक ऐसा व्यू बना दिया और वहाँ से कॉल कर लिया।
अगर आपको चाहते हैं कि पूरे एप्लीकेशन के लिए लेआउट बनाना, जैसे ये बना हुआ था ऑलरेडी, उसका पूरा लेआउट बना लो, हर एक पेज का लेआउट वैसा ही दिखेगा आपको। तो मास्टर पेज के थ्रू उसको हाँ, master जैसे ये पूरा डिज़ाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंटेंट था हम लोगों ने वहाँ से अलग से जो पेज ऐड किया था उसके अंदर डाला था, है ना। वो चीज़ अगर आप चाहते हो कि यही ज़रा जो सिंटैक्स है वो मतलब एक व्यू के थ्रू वैसे आ जाए तो वैसे भी आ जाएगा। यहाँ जो हम लोगों ने कोई मॉडल नहीं यूज़ किया, हम चाहते तो मॉडल भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये इसकी बनी हुई हैं, अब इसी में जाके उस मॉडल की प्रॉपर्टी ऐड कर दो, कैसे होगी? तो आपको ये नहीं लेना पड़ेगा ना। फिर ये डिज़ाइनिंग एलिमेंट है यहाँ पे जो तुम्हारे पास में, ये चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ तुम्हें समझनी है। ये लॉगिन का व्यू है, इस लॉगिन के अंदर में यहाँ पे लेबल आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, लेवल 4 आएगा ना, जो वहाँ आता है। अगर आप एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स, देखो मैं इसमें बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे जब तुम आते हो, तुमने एक यहाँ पे लॉगिन व्यू बनाया था ना, इस वाले एप्लीकेशन की मैंने दिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे तुमने एक लॉगिन व्यू बनाया था, लॉगिन व्यू में तुम्हारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये वाला कोड आ रहा है ना उसके, तो लेवल 4 तो ये जो तुम्हारे कोड हैं HTML एडिटर वाले, वो तुम्हें वहाँ पे डालने हैं, जो तुम्हारे मॉडल से कोऑर्डिनेटेड होंगे। जब तुम ऐड करोगे मॉडल को, तो उसके अंदर में ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस जगह पे डालने पड़ेंगे जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट हैं, ये वाला। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो मॉडल के थ्रू होगा, तो वहाँ तुम जब ऐड करोगे तो मॉडल के थ्रू ऐड करोगे। देखो हर चीज़ ना स्टेप बाय स्टेप करो। मैंने तुम्हें ये आज चीज़ बताई है ना, पहले इतना करो, फिर जो दूसरा वाला पार्ट होगा, ये तो तुमने यहाँ पे, तो मैंने कोई मॉडल नहीं लिया ना, अब तुम मॉडल लेके बनाओ। जब तुम मॉडल लोगे तो उसके अंदर में ये जो यहाँ पे जो इनपुट प्रॉपर्टी आ रही है, इसी की जगह उसके ऑब्जेक्ट होंगे ना, फॉर लेबल, फॉर टेक्स्ट बॉक्स, वो आ जाएगा। और उसके ऊपर में जब तुम मॉडल से ऐड करोगे तो ऊपर में उसका मॉडल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा, ऊपर में मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा और उसके मॉडल की फंक्शनलिटी नीचे आ जाएगी। क्लियर है? कल क्या होगा तब पता लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड MVC पेज डिज़ाइन। ये तो आपने पेज डिज़ाइन सिखाया आज, विदाउट मास्टर पेज है ना, मास्टर पेज के थ्रू। ये मास्टर पेज है ना, मास्टर ये आपने मास्टर शेयर्ड बना लिया ना, तुमने शेयर्ड बना के कर लिया, तुम इसके साथ 10 पेजेस बना लो। ये आप मास्टर पेज के थ्रू बना के आपने एक जगह पे शेयर्ड बना लिया, उसके थ्रू आपने कई सारे कंटेंट बना लिए। ऐसे करके आप कई सारे यहाँ पे बना सकते हो, कई सारे कंट्रोलर्स बना सकते हो। सबके कंट्रोलर के, अगर तुम्हें लगता है कि यूज़र कंट्रोलर के अलग व्यू होने चाहिए तो अलग से यहाँ का अलग व्यू हो जाएगा कंट्रोलर का, और अगर तुम चाहते हो दूसरे का दूसरा व्यू होगा, मतलब जितने भी चाहो। अगर आप, तुम्हारे पास सपोज कर लो पूरी वेबसाइट के अंदर में 4 लेआउट बनाने हैं तो तुम 4 लेआउट बना सकते हो। जब यूज़र लॉगिन करेगा तो यूज़र का अलग लुक दिखेगा, जब कस्टमर लॉगिन करेगा तो उसका अलग व्यू दिखेगा। तो उस तरह से तुम कई सारे बना सकते हो।